बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली ख़ान और मैं आज एक ऐसी बाहिम्मत ख़ातून का इंटरव्यू लेने आया हूँ जिनका नाम स्ट्रॉन्ग उज़्मा है। मैं उनके बेटे मुन्ने के साथ खड़ा हूँ, तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उनके साथ। मुन्ने, क्या नाम है आपका? नुमान। सही। मैं इस टाइम स्ट्रॉन्ग उज़्मा के घर में मौजूद हूँ। इन खातून ने ये साबित कर दिया है कि दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। जिस शख्स के साथ इनकी शादी हुई उसने LLB किया हुआ था और उसने मास्टर्स किया हुआ था। और जो स्ट्रॉन्ग उज़्मा है वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी और वो इनको ताने देता था कि तुम एक जाहिल औरत हो, मेरे से गलती होगी तुमसे शादी करके। उसके बाद उस सफा का आदमी ने इनके फर्नीचर को बेचा इनके घर के। उसके बाद उन्होंने इनका जेवर बेचा, इनका घर बेचा और इनके भाई और इनके वालिद के नाम पर जाली चेक लिए, जिसके बाद उनको बाद में जेल जाना पड़ा। उसके बाद उसका धोखा यही नहीं रुका, उसने बाद में अपनी बीवी को 20,000 रुपए के अवज किसी को बेच भी दिया। उसके बाद उसके ऊपर अल्लाह की पकड़ आई और वो गाड़ी के नीचे आके मर गया। जब इनको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो उसके बाद स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने ये कदम उठाया कि मुझे अब जीना है अपने बच्चे के लिए और अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए। फिर स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने 3 महीने में, सिर्फ 3 महीने के कलील अरसे में मैट्रिक किया। उसके बाद उन्होंने FA किया, MBA किया और MPhil किया और ये साबित किया कि दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। और इस अरसे में उन्होंने बहुत मुश्किल हालात काटे, क्योंकि जिन लोगों से उसने उधार लिया हुआ था वो इनके घर उधार लेने आते थे। तो इन्होंने सर्दी की ठंडी रातों में चबुर्जी ग्राउंड में और डिफरेंट ग्राउंड्स में जाके इन्होंने अपनी स्टडी को जारी रखा। माशरे में लोग 3-3 दफा मैट्रिक में फेल होते हैं, उनसे मैट्रिक नहीं किया जाता और इन्होंने 3 महीने में मैट्रिक किया है। तो हमारी जो हुकूमत पाकिस्तान है उनको चाहिए कि इन जैसी जितनी भी खवातीन है उनका वजीफा लगाया जाए और इनको तमका इम्तियाज भी दिया जाए। अगर आप इनकी स्टोरी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। हमारे मुआशरे में ऐसे ऐसे स्टार्स हैं, ऐसे ऐसे बाहिम्मत लोग हैं कि आपको पूरी दुनिया में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। कैसे मिली? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब अपने घरों में शाद होंगे, आबाद होंगे इंशाल्लाह। हिम्मत मुझे इस वजह से मिली कि जब मेरी शादी हुई, सही। तो जब शादी होती है लड़की की तो वो फिर ये होता है कि अब सारी ज़िंदगी जो है वो आप एक अजनबी इंसान के हाथ में अपना हाथ दे देते हैं। आपके वालिदैन अच्छी तरबियत भी करते हैं, बेटियों को एजुकेशन भी देते हैं, सब कुछ, लेकिन उनका नसीब नहीं दे सकते। ठीक है। तो मेरी शादी जिस शख्स से हुई वो बहुत पढ़ा लिखा था माशाल्लाह। अल्लाह, बस अब मैं क्या कहूँ, मैंने उसको दिल से माफ़ भी कर दिया हुआ है। इतना पढ़ा लिखा था कि उसने मेरे अनपढ़ होने का फ़ायदा उठाया। ना कि वो मुझे पढ़ाता और मुझे कहता कि आप भी पढ़ें। जितना वो पढ़ा लिखा था वो मुझे भी पढ़ा सकता था, लेकिन उसने मेरा इस यानी कि बेस बनाते हुए कि मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मुझे उसने अपना मोहरा बनाया और हमें बर्बाद कर दिया। मुझे तो उसने बर्बाद किया ही किया, साथ साथ मेरे घर वालों को भी बर्बाद कर दिया। मेरे 3 छोटे बहन भाई हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ और मेरी अम्मी अबू हैं, बड़े सादा से शरीफ से लोग, बिल्कुल अनपढ़, कुछ पता भी नहीं। तो उसके बाद मेरे अब्बू ने, जब मेरी शादी हुई तो वो बड़ा पढ़ा लिखा था। हमने बड़ी मुश्किलों से ना गांव से, यानी कि जब लाहौर आए हैं तो बड़ी मेहनत और मुश्किलों से हमने छोटा सा एक घर बनाया, बहुत छोटा सा, तकरीबन 1.5 मरले का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा अपना था। इतनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही थी। फिर अचानक से मेरे अब्बू ने कहा कि अब शादी की उम्र है, 21 से 22 साल की मेरी एज थी जब मेरी शादी कर दी गई। जिस शख्स के साथ मेरी शादी हुई वो मुझसे तकरीबन 15 से 18 साल बड़ा था और MA इंग्लिश था, MA इकोनॉमिक्स था, LLB भी उन्होंने कर रखा था और काफ़ी सर्टिफिकेट वगैरह, यानी कि काफ़ी उन्होंने कोर्सेज वगैरह किए हुए थे। राइटिंग उसकी ऐसे थी कि जब लिखता था तो कंप्यूटर भी क्या लिखता होगा। लेकिन जब उसने मुझे पहले दिन से बड़ा ना डिमोटिवेट किया और मुझे बड़ा, मैं पंजाबी हूँ और वो पढ़ी लिखी नहीं हो, तो मुझे उन्होंने बड़ा यानी कि डिग्रेड किया, बड़ा मुझे उन्होंने बुरा भला भी कहा, लेकिन मैंने चुप करके सह लिया। मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया। तो आपकी शादी उनके साथ हुई कैसे? बस मेरे ना एक अम्मी के कज़न है, डॉक्टर साहब थे, वो उनके अब्बू उनके दोस्त थे, तो इस तरह मेरी यानी कि उनके साथ एंगेजमेंट हुई। एंगेजमेंट के दौरान ही मुझे उनसे मोहब्बत भी हो गई, लव भी हो गया मुझे, और 1 साल मेरी एंगेजमेंट रही, उसके बाद हमारी शादी हो गई। तो उसके बाद फिर जब शादी हुई, शादी के बाद फिर 3 माह बाद ही उसने मेरे घर का फर्नीचर सेल कर दिया। जो मेरे अब्बू ने मुझे इतने प्यार से दिया, फर्नीचर सेल कर दिया। मैंने उनसे पूछा ये क्यों सेल करने लगे, तो आगे से मुझे कहता है कि ये जो है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने एक बहुत अच्छा सा पसंद किया कलर, तो मैंने वो लेना। जब वो सेल किया तो मुझे उस वक्त भी पता नहीं चला कि मेरे साथ हो क्या रहा। फिर
मैं प्रेग्नेंट हो गई। अल्लाह ने बस मुझे उम्मीद से कर दिया। मैं अपनी अम्मी के घर गई, मैंने जाकर उनको बताया। तकरीबन 6 माह की मैं प्रेग्नेंट थी, तो उसने ये कहा कि मेरे पास ये जो घर है ना, ये और आपकी जो अम्मी अब्बू का घर है, उसको हम दोनों सेल करते हैं मिलके, एक बड़ा घर लेते हैं ताकि वहाँ पे आप इनके साथ रह सकें। मैं आउट ऑफ सिटी जाता रहता हूँ, मेरे प्रोजेक्ट्स होते हैं, इस वजह मुझे ना आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है, तो आप अकेली रहती हो तो अपनी अम्मी अब्बू के साथ ही रह लेना। मैंने कहा ठीक है। मेरे अब्बू ने बस उनकी बातों में आ गए। मेरे अब्बू ने आके घर रजिस्ट्री जो है ना वो उनके हवाले कर दी, अपने अंगूठे लगा दिए और वो घर उसने सेल कर दिया। मेरे अब्बू इतने सिंपल थे कि उन्होंने उसको अपना बेटा बनाया, दामाद नहीं कभी भी समझा। कहा कि मेरा बेटा है। मेरे भाई चूँकि छोटे थे, छोटी बहन थी और मैं ही सबसे बड़ी थी। वो पढ़ा लिखा था, लेकिन उसको चाहिए था कि ये एक गरीब सी फैमिली है, अल्लाह ने अगर मेरा इधर रिश्ता जोड़ा है तो मैं इनको प्यार से रहूं। लेकिन उसने हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया। घर हमारा बेच के एक हमें रेंट पे घर ले दिया। बहुत अच्छा घर था, यानी कि वो बना हुआ। तो वहाँ पे मेरा भी सामान सारा उठा के हम ले गए। हम रहना शुरू हो गए। 3 माह गुजरे, तकरीबन 3 से 4 माह गुजरे होंगे। वहाँ पे एक अंकल आए, उन्होंने आके कहा कि आप ऐसे करें, इस घर का रेंट दे दें। तो मेरा बेटा हो गया था, जब अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया। मैंने कहा रेंट किस चीज़ का दें, ये घर तो हमारा अपना है। तो उसने कहा ये घर आप लोगों का अपना नहीं है, ये रेंट पे है। इसका 50,000 रुपये एडवांस था, और उस ज़माने में यानी कि 2006 की ये बात है, इसका रेंट जो है 18,000 रुपये है। तो 3 माह का नहीं आया, वो आपके पैसे ख़त्म हो गए, अब आप घर खाली करें या फिर किराया दें। ये रात को घर आए, इनसे पूछा और इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, ये मैंने रजिस्ट्री करवानी है, बस थोड़े से पैसे रहते हैं, ये देखें रजिस्ट्री मेरे पास है, बस थोड़े से पैसों की ज़रूरत है। जो मेरी अम्मी के पास थोड़ा जेवर था, मेरा जेवर, वो भी हमने इसको दे दिया। समझ लें कि इसने चोरी ही कदम कर कदम दी, पे आपको जो है वो धोखे देता रहा। धोखे देता रहा। वो ले गया जेवर, इसने जाकर जेवर वो सेल कर दिया और एक गाड़ी रेंट पे ले ली और उस गाड़ी को किसी को आगे दे दिया। उसने उसका एक्सीडेंट कर दिया। उस गाड़ी के एक्सीडेंट के चक्कर में मेरे अब्बू 15 दिन जेल में रहे थे। लोग मेरे अब्बू बड़े सादे से हैं, सब्जी का काम करते हैं, वहाँ से उठा के ले गए और 15 दिन नाजायज़ मेरे अब्बू जेल में रहे। ये फिर वहाँ से भाग गया और फिर लोग आए, लोग हमारा सारा सामान उठा के ले गए, जो भी घर में था, फ्रिज, सोफे, हर चीज़। और सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमें इतनी सेंस नहीं थी कि हम 15 पे कॉल करें या बुलाएं पुलिस को कि ये देखें हमारे साथ क्या हो रहा है। तो सामान हमारा सारा लेके चले गए लोग। उसके बाद फिर हम, इसके फुप्पो और चाचू रहते हैं गोजरा में, फैमिली तो इसकी कराची थी, वहाँ तो हम जा नहीं सकते थे इतनी दूर। हम फिर गोजरा गए। तकरीबन रात के, इधर से 6:30 बजे ट्रेन चलती है, उसने हमें गलत कहीं उतार दिया। गोजरा की बजाय हम कहीं और उतर गए, टोबा टेक सिंह के पास। तो आप लोग बिलीव करें कि इतनी सर्दी थी, जनवरी था, मेरा बेटा 3 माह का था और मेरे छोटे छोटे बहन भाई मेरे साथ। तो हम पैदल वहाँ से गोजरे आए थे, क्योंकि हमारे पास किराया ही नहीं था, जो था वो हम लगा के चले गए थे। और जब वापस हम गोजरे बड़ी मुश्किलों से पहुँचे, जंगलों के बीच में से, धुंध पड़ी हुई, सर्दी बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब हम आए तो जाके मैंने उनका दरवाज़ा नॉक किया, तो इसके चाचू बाहर आए, साथ एक फुप्पो। उन्होंने हमें पहचानने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने यही कहा कि आप हम नहीं जानते आपको, हम उसके उसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं, वो तो है ही फ्रॉडिया, उसने तो बड़े फ्रॉड किए हमें, ये वो, आप कहाँ फंस गए थे फलां। तो मैंने कहा आप लोग शादी पे आए थे, जब तो बता सकते थे ना आप, उस वक्त तो आप लोगों ने कुछ नहीं बोला। खैर उन्होंने हमें 2,000 रुपये वापसी का किराया दिया, चाय वगैरह पिलाई, हमें थोड़ी देर वहाँ पे बिठाया, ब्लैंकेट वगैरह दिए कि आप बैठें, तो 2-3 घंटों बाद दोबारा ट्रेन चलेगी, वापस चले जाए। हम वापस लाहौर आ गए, स्टेशन आके उतरे तो मेरे हस्बैंड की कॉल आई। तो कह रहे आप लोग कहाँ हैं, घर नहीं थे। मैं घर गया। मैंने कहा हम ज़रा ना घर से बाहर आ गए थे, लोग काफ़ी आ गए थे, आपने पता नहीं क्या क्या किया हुआ लोगों के साथ, कितने के पैसे देने हैं। कह रहा ऐसा कोई मसला नहीं, बस मैं आ रहा हूँ तुम लोगों को लेने, तुम लोग बैठो यहाँ। हम सारा दिन स्टेशन पे बैठे रहे, ये नहीं लेने आया हमें। फिर वहाँ से हम उठे, इसका नंबर फिर बंद ऑफ कर दिया इसने। तो हम वहाँ से उठे, फिर हम सब्जादार फुआरा चौक है, वहाँ आगे पार्क के अंदर बैठ गए। वहाँ पे हमने रात गुजारी बड़ी मुश्किलों से, लोगों के डर की वजह से कि लोग घर आ जाएंगे, पता नहीं फिर क्या कहेंगे, हमारा हमें भी ना उठा के ले जाएं। क्योंकि हमें सादगी इतनी थी, हमें सेंस ही नहीं थी कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हम अपने रिलेटिव्स किसी को हमने कुछ बताया ही नहीं। हालांकि ननियाल ददियाल सारा मेरा ठीक ठाक थे, लेकिन हमने अपनी इज्जत की वजह से किसी को कुछ बताया ही नहीं। मेरे अब्बू के एक दोस्त को पता चला, वो फिर आए, उन्होंने हमें वहाँ से उठाया, आके हमें एक रेंट पे घर लेके दिया और साथ में राशन वगैरह डाल के घर में बिठाया। सारा उधर से सामान वगैरह खाली करके
तो उनका मकान हमने खाली किया। ये फिर 15 से 20 दिन के बाद वापस आ गए। आके मेरे अब्बू से माफ़ी मांगी कि आप लोगों का मेरे से बड़ा नुकसान हो गया, मेरे पैसे कहीं फंस गए हैं ये वो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं आपका सारा कर्जा उतार के घर आपका वापस दे के तो फिर इसको उज़्मा को लेके जाऊंगा। तो मेरे अब्बू ने फिर सादगी की इतनी इंतहा कि उनको माफ़ कर दिया और वो हमारे साथ रहना शुरू हो गए। 1 साल तक वो साथ रहे। मेरा बेटा 1 साल 3 माह का था, साल का हुआ, उसकी बर्थडे हमने की बड़ी अच्छी तरह खुशियों से, यानी कि घर में केक आके काटा, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो उसके बाद फिर इसने, मेरा भाई सरकारी जॉब करता है मुझसे छोटा, उसके चेक बुक ले चोरी करके उसके चेक लोगों को दे दिए, मेरे अब्बू के नाम से पैसे ले लिए, तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए इसने इकट्ठा किया। और एक अलाइड बैंक के अंदर जाके 2790 रुपये का पे ऑर्डर बनाया, उसको उसने 27,90,000 का कर दिया। पता नहीं इतनी खूबसूरती से कि वो बैंक वाले भी हैरान। अगर उस टाइम कोई पढ़ा लिखा इंसान होता ना तो बैंक से वो पैसे निकलवा सकता था, क्लेम कर सकता था। हम लोग कहता है ये पकड़ो, तो आप सुबह बैंक चले जाना, जाके पैसे ला के सब लोगों के दे दो, तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है। हम सुबह बैंक गए, उससे पहले मैंने इसको बाहर ले गई, मैंने कहा आप मेरे साथ बाहर आए। एक पार्क के अंदर मैं इसको लेके गई, वहाँ मैंने अपने सर से दुपट्टा उतार के इसके पाँव पे रख दिया। मैंने कहा प्लीज़ आप हमें छोड़ के ना जाइएगा और ना ही कोई ऐसा धोखा वगैरह आप कीजिएगा, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू मर जाएंगे, वो बड़े सादा से लोग हैं और छोटे छोटे मेरे बहन भाई हैं, उनका क्या कसूर है बेचारूंगा। तो मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सादा हूँ बिल्कुल, तो प्लीज़ आप, मैंने अपने सर से दुपट्टा उतार के इसके पाँव पे रखा। कोई और इंसान होता तो वो लर्ज जाता। और मैंने कहा आप ना जाइएगा प्लीज़। तो कहते हैं ठीक है। इन्होंने फिर वो हमें जो पे ऑर्डर दिया वो हम बैंक लेके गए, तो वहाँ से बैंक मैनेजर ने पुलिस बुलाई और उसने कहा कि ये आपने कहाँ से लिया। मैंने कहा मेरे हस्बैंड ने हमें दिया है। उन्होंने कहा ये कल ही पे ऑर्डर बना है 2790 का, और वो फ़ौरन उन्होंने वापस ले लिए, निकलवा लिए। ये उसने लिखा गया वो बंदा कहाँ है। हमने कहा वो तो घर पे है। उन्होंने कहा उसको लेके आए। फिर खैर उन्होंने हमारे मोहल्ले से कुछ लोग गए, उन्होंने फिर हमें छोड़ दिया, मुझे और मेरे भाई को ना। मेरे अब्बू 15 दिन जेल में रहे झूठे चेक की वजह से, लोगों को चेक दे के चला गया। वापस घर आए, कुछ और लोग आ गए, कहते हैं आपके तो हस्बैंड ने आप लोगों को भी सेल किया हुआ है, गिरवी रखवाया हुआ है बच्चे को और मुझे भी, तो लेकिन आप लोगों की सादगी की वजह से हम आपको छोड़ रहे हैं दाता दरबार पे। उन्होंने कहा हम आपको छोड़ रहे हैं क्योंकि आप पता नहीं आप क्या है, हमें नहीं समझ आती कि आपको कैसे हम हाथ भी लगाएं। खैर वो अच्छे लोग थे, उन्होंने हमें छोड़ दिया, हम आप वापस देखिए वो आए घर। कितना जालिम था कि आपने अपना दुपट्टा भी उसके पाँव में रखा है, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आ नहीं रहा। आया। फिर ये भाग गया वहां से। फिर इतनी कि दुनिया हमारे घर आई, उससे डबल आई। फिर मैंने लोगों के आगे चट्टान बन के खड़ी हुई कि आप लोगों ने हमें पैसे दिए। कहते नहीं। मैंने कहा ये चेक मेरे भाई के हैं। हमने फिर वो एप्लीकेशन दी कि चेक बुक गुम हो गई, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट की जॉब थी, वो भी जा सकती थी। लोगों को फिर मैंने कहा जहाँ वो है उसको ढूंढ लें, हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं। इतना मैं रोई, इतना रोई व्यूअर्स, मैं इतना रोई कि मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैं करूँ क्या। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तबाह बर्बाद हो गई। मेरे साथ मेरा पूरा घर, जमा पूंजी जो हमारी थी वो सारी खत्म। किराया हम कहाँ से देंगे, कोई जॉब नहीं मेरे पास। छोटे बहन भाई, छोटा भाई बेचारी सरकारी जॉब पे लगवाया, उसने मैट्रिक किया हुआ था, उससे छोटा भाई पढ़ रहा था, छोटी बहन भी पढ़ती थी, वो छोटे थे अभी। फिर आपने ये स्टडी कैसे स्टार्ट की? तो फिर मैं ना बड़ा रोई। मैंने फिर एक मेडिकल स्टोर पे ना मेडिसिन लेने गई, तो वहाँ एक डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप पढ़ी लिखी हैं? मैंने कहा नहीं, इतना नहीं। उन्होंने कहा कि हम आपको ना इधर जॉब दे देते हैं। मैंने बताया कि इस तरह मेरे साथ एक हादसा हुआ है। तो उन्होंने कहा हम आपको इधर जॉब दे देते हैं, आप इधर सफाई वगैरह कीजिएगा, ठीक है। मैं, वो बड़े अच्छे थे, मैं उनकी आज भी शुक्रगुजार हूँ। 1 साल वहाँ पे मैंने सफाई की, दीवारों को साफ़ करना, मेडिसन को साफ़ करना, देखना। और फिर वहाँ से मैं एक क्या कहते हैं स्कूल की भी सफाई करती होती थी। 1 बजे छुट्टी करके ना मेडिकल स्टोर में एक स्कूल की सफाई करती थी जाके, वहाँ से मुझे 1500 रुपये मिलते थे और 4000 मुझे यहाँ से मिलते थे। तो हमारे घर का रेंट इस तरह जाना शुरू हो गया, यानी कि मुझे एक आसरा हो गया। तो वहाँ में ना कुछ लोग आए, उन्होंने सबने मैट्रिक किया हुआ था, बच्चे आए, बड़े खुश हुए। 2008 की बात है ये। तो उन्होंने कहा हमने मैट्रिक कर लिया, मैट्रिक कर लिया। तो मुझे कहते हैं बाजी आप भी कर लें मैट्रिक, तो फिर आपकी कोई जॉब भी लग जाएगी। वहाँ पे 2-3 लोग आते होते थे डॉक्टर साहब से मिलने, वो कहते हैं आप मैट्रिक कर लें, आपको हम कनाडा में जॉब लगवा देंगे, आप मैट्रिक तो करें। तो मैट्रिक मेरे लिए बड़ा ये हुआ। मैंने कहा ठीक है। मेरी बहन उस टाइम ना रेगुलर मैट्रिक कर रही थी, वो स्कूल जाती थी, और छोटा भाई भी। तो मैंने भी फिर इस तरह, मेरे पास बुक्स भी नहीं थी, मैंने अपने ससुराल वालों को इतनी एक खत लिखे कि प्लीज़, उसके भाई बड़े अमीर हैं सारे, कनाडा, इंग्लैंड, सऊदीया में और कराची में रहते हैं। मैंने कहा सिर्फ मुझे बुक्स दे दें,
मैंने पढ़ना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसे नहीं चाहिए। मैंने जमात इस्लामी को भी खत लिखा, मैंने शहबाज शरीफ को पता नहीं मैंने कहाँ कहाँ एप्लीकेशन लिखी, लेकिन किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। कोई अकेडमी मुझे पढ़ाने को तैयार नहीं थी। एक मेरे अब्बू के दोस्त, उनकी बेटी थी, तो उसने मुझे मैट्रिक में पढ़ाया मैथ मुझे नहीं आता था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसकी की बुक लेके उसको ज़ुबानी याद किया। 9th 10th के मैथ को मैंने ज़ुबानी अपने दिमाग में बिठाया, शॉर्ट क्वेश्चन उसके, वो MCQs कैसे आने। बाकी मैंने इंग्लिश मुझे मेडिसिन की वजह से आ गई, वो पढ़ पढ़ के एक्सपीरियंस हो गया। इस तरह करके फिर मैंने 3 माह में ना बड़ी प्रैक्टिस की। नवंबर में मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी और मार्च में पेपर थे। मैंने अपना एडमिशन भेज दिया और मैंने पेपर अल्लाह का नाम लेके दिया। मेरा बेटा मेरे साथ ही जाता था, वो 2 साल का था, बड़ा रोता था। बाइक से जब मैं उतरती थी ना तो वो बड़ा रोता बेचारा, फिर उसको कोई पकड़ता था, फिर मैं जाकर पेपर करती थी। और पेपर में इतना ही करती थी, मुझे एक्सपीरियंस हो गया 2-3 पेपर दे के कि अब मैं पास हूँ, मैं फेल नहीं होंगी इंशाल्लाह। इस तरह जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे 662 मार्क्स आए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने मैट्रिक कर लिया। बड़ा एक्साइटेड मैं, 500 रुपया भी मैंने खर्च किया उस दिन अपने बेटे के साथ, बड़ा मैं खुश हुई। तो फिर मैंने लोगों से कहा जॉब, तो उन्होंने कहा जॉब वगैरह इतनी अच्छी नहीं जल्दी नहीं मिलती, अब आप आगे पढ़ती रहे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने इंटर किया, साथ मैंने एक हॉस्पिटल में जॉब की। वो मुझे वहाँ पे 3 बजे मैं जाती थी, रात को 9 बजे छुट्टी होती थी, और सुबह मैं मेडिकल स्टोर पे आती थी। फिर बीच में 2 घंटे निकाल के मैं एक पार्क में जाती थी अपने बेटे को लेके, उसको मैं आगे चीज़ें रख देती थी, वो खेलता रहता था और मैं पास बैठ के पढ़ती थी इंटर की बुक, क्योंकि मेरे पास फीस नहीं होती थी एकेडमी में देने के लिए। घर में मेरे पूरी जिम्मेदारी थी मेरे पे घर की, तो मैं वो पढ़ती थी, बड़ा पढ़ती थी। मैं एक एक लफ्ज़ को 10-10 बार पढ़ती थी, प्रैक्टिस करती थी कि किस तरह मुझे आएगा। इस तरह फिर मैंने 2000 आई थिंक 10 की बात है, मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया। 2009 में मैंने मैट्रिक किया। फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हुआ, साथ ही मैंने अपनी अम्मी अब्बू को 3 मरले का छोटा सा इंस्टॉलमेंट पे हमने घर बनाया, सब ने मिल के। उसकी फिर हमने इंस्टॉलमेंट उतारी, यानी कि साथ साथ वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनका अपना घर जो गया था, उनका आशियाना जो छिन गया था, वो वापस मिल गया, हमने बनाया। मैंने फिर सेकेंड ईयर के पेपर दिए, फिर मेरा इंटर क्लियर हो गया। फिर मुझे ये समझ आ गई कि अब मेरी जो लाइफ है ना, वो इंशाल्लाह ताला मेरी मंजिल अब मुझे मिल जाएगी। यानी कि मुझे अपनी मंजिल की परवाह नहीं थी, मैं कह रही थी अब रास्ता जो है ना वो सीधा मुझे साफ अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर मुझे किसी ने कहा कि आप बीकॉम करें, इसका बड़ा स्कोप है। मुझे स्कोप नहीं पता क्या होता था, मुझे बीकॉम नहीं पता क्या होता था। तो मेरे इंटर में 686 मार्क्स आए। फिर मैंने गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज में, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स, रावी ब्लॉक नामा इकबाल टाउन, वहाँ मैंने अप्लाई किया, तो मेरा वहाँ पे एडमिशन हो गया। मेरी 1 साल एज ज़्यादा थी, तो उन्होंने मुझे कहा PU वाले ना एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट देते हैं, आप अगर वो ले लें तो शायद। मैं गई तो वहाँ पे एक अंकल बैठे हुए थे, मैंने कहा सर मैं पढ़ना चाहती हूँ, ये मेरे हालात हैं, अगर आप मुझे एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट दे दें। उन्होंने कहा आपके लिए 1 साल के, मैं 20 साल भी होती तो कर देता, आप पढ़े जाके, ये ले। वो मैंने सर्टिफिकेट ला के दिया, मेरा एडमिशन हो गया। बीकॉम पार्ट 1 का मुझे कख पता नहीं चला क्या है, मुझे समझ ही नहीं आई, और बच्चे भी मेरे से दूर भागते थे कि ये बड़ी हैं हमसे, ये वो फलां। तो बड़ा मैं टेंशन में कि अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। फिर एक टीचर मुझे मिले, उन्होंने मुझे थोड़ा सा पढ़ाया फ्री ऑफ कॉस्ट। उनका नाम था सर नासिर और सर वकास, बड़े अच्छे थे। एक ने मुझे इकनॉमिक्स पढ़ाई, एक ने मुझे वो अकाउंटिंग। तो मैथ फिर आ गया, लेकिन मैं मैथ से घबराई नहीं, मैंने स्टैटिस्टिक को याद कर लिया अच्छे तरीके से, उसको समझ लिया, तो उसमें मैं क्लियर हो गई। बीकॉम पार्ट 1 क्लियर हुआ, बड़ी मैं खुश। और बीकॉम पार्ट 2 आया। फिर मैंने कहा बीकॉम पार्ट 2 में डबल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, उसके बाद टैक्स है, फिर इसमें इकोनॉमिक्स है, ये बड़ा मुश्किल है, कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने एक पार्क ढूंढा, वहाँ बड़ी गर्मी होती थी, मैं सुबह जाती थी उधर, तकरीबन मेडिकल स्टोर से मैं छुट्टी ले लेती थी, आपकी मेहरबानी सिर्फ मेरे जो पेपरों के दिन है ना मुझे ज़रा दे। वहाँ मैं 10 बजे चली जाती थी और वहाँ से मैं 4 बजे वापस आती थी, सारा दिन धूप पार्क में बैठ के पढ़ती थी आप सारा गर्मी में? दिन सही से। वहाँ पे। अच्छा, आपकी वीडियोस देख देख के ना लोगों ने दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया है, और आपने ना ये साबित कर दिया कि दुनिया में ना कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन दुनिया में कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा समझ लीजिए तजर्बा मैंने किया ज़िंदगी का। बिल्कुल कुछ ना होने के बावजूद मैं आज MBA MPhil हूँ। आप जो है पार्क में जाके क्यों पढ़ती थी? कोई और ऐसी जगह नहीं होती थी जहाँ आप पढ़ सके? पार्क में इतनी गर्मी, लोग भी तंग करते हैं आके कि ये अकेली लड़की बैठी हुई है। जी जी, होता था मेरे साथ, ऐसा हुआ है। कई पुलिस वालों ने मुझे आके बड़ा तंग किया कि आप यहाँ पे क्यों पढ़ रही हैं। मैंने कहा मेरे पास जगह नहीं। मैं घर में ना लड़ाई हो जाती थी, मेरी अम्मी
बड़ा लड़ पड़ते थे मेरे बहन भाई भी कि आप शादी करें, आप क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ के आपने कौन सा कुछ कर लेना है, ये वो। मेडिकल स्टोर पे जहाँ मैं जॉब करती वहाँ पढ़ा नहीं जाता था, कस्टमर का आना जाना, तो वहाँ पे ना इंटरप्शन होती थी मेरी स्टडी के अंदर। इसलिए फिर मैं घर वालों से बस सबसे मैं छुप के ना तो पार्क में चली जाती थी, वहाँ जाके फिर मैं पढ़ती थी। पढ़ पढ़ के फिर मैंने बीकॉम पार्ट 2 में थी, तो मेरी फिर दोबारा निकाह हुआ। ये बंदा फिर मुझे धोखा दे के बर्बाद करके लोगों के हवाले करके सब कुछ छीन के चला गया। हिम्मत मुझे उस वक्त फिर आई, हिम्मत नहीं आनी थी, हो सकता है मैं सुसाइड कर जाती, कुछ भी हो जाता, लेकिन एक लम्हे के लिए जब मैंने सोचा कि मैं तो कोई बात नहीं, तबाही मेरी होगी, बर्बादी होगी, ये जो मेरा खानदान है इसका क्या कसूर है, मेरे अगर मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, मैं एक हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मेरे जो पीछे बहन है उसका फ्यूचर, मेरे भाई हैं 2, मेरी अम्मी अब्बू, क्या मैंने खानदान ने बड़ी बातें की, सब ने, जाहिर है फिर लोगों को बातें करने का मौका मिल जाता कि तेरे मियाँ ने यूँ किया, तेरे मियाँ ने यूँ किया, तेरे मियाँ ने हमें बर्बाद किया, बड़ी मुझे सुननी भी पड़ी। तो सुना भी मैंने। फिर बीकॉम पार्ट 2 में नहीं गुजारा हुआ, तो फिर मुझे ये कहा गया कि आप शादी करें वरना फिर यहाँ से जाएं। फिर मैं घर से निकल जाती थी, बस कभी कहाँ सड़क पे बैठी रहती थी। रात मुझे बड़ी बुरी लगती थी कि रात ना हो, रात को मुझे बड़ा डर लगता था, आज भी मुझे रातों को बड़ा डर लगता है। और दिन में मैं बड़ा खुश रहती, दिन मेरा कहीं भी गुजर जाता था। फिर जिस हॉस्पिटल में मैं जॉब करती थी उन्होंने मुझे कहा कि आप इधर अपने बेटे के साथ रह सकती हैं, लेकिन वहाँ भी मुझे डर लगता था, कभी मैंने कहाँ रहना, कभी कहाँ। उसके बाद फिर मैंने अपने घर वालों की बात मान ली, निकाह मेरा दोबारा कर दिया गया। अच्छा, मैंने ये एक मैसेज है तमाम लोगों के लिए कि आप अपनी जो बेटियां हैं ना उनको लाजमी पढ़ाएं लिखाएं और जी उनको हुनर सिखाएं, जी ताकि अगर उनको कोई ऐसा नामुराद किस्म का हस्बैंड मिल जाता है जो उनको तंग करता है तो वो अपना सरवाइव कर सकें। जी और अगर हस्बैंड को पता होगा ना कि मेरी बीवी के हाथ में हुनर भी है और ये पढ़ी लिखी भी है, तो अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये सरवाइव कर सकती है, तो वो कभी भी उसके साथ बदतमीजी नहीं करेगा, जी वो हमेशा उसके साथ जो है अच्छे तरीके से रहेगा। ये बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। अपनी जी बेटियों को लाजमी पढ़ाएं, पढ़ा नहीं सकते, कोई स्किल उनके पास लाजमी होनी चाहिए, ताकि अल्लाह ना करे उनके साथ ज़िंदगी में आगे नसीबों का पता नहीं होता, कुछ भी हो तो वो फिर फौरी तौर पे सरवाइव कर जाए। अब मैं उस टाइम पढ़ी लिखी होती तो मुझे इतनी ये सारा जर्नी ना करनी पड़ती, इतना टफ टाइम मुझे अपने आप को ना देना पड़ता।